सो हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं कर रहा हूँ आपके साथ में स्टार्ट ऑडिटिंग। ओके, कम्प्लीटली स्टडी मेट से करने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही है वो प्रैक्टिकल बेस्ड ये हमारा जो कंप्लीट क्लासेस है वो रहने वाली है। ओके, आप सबको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता भी रखा है, कम्युनिकेट भी कर रखा है। मैं यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट ग्रुप की सारी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस है वो अवेलेबल कराऊँगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड बस आपको देखना है एंड आगे भी अगर आप देखना चाहते हो तो आप कंटिन्यूसली बस देखते रहिए। आज इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑडिट के अंदर। ऑडिट के पहले तो आपको सिलेबस का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आईसीआई की साइट पे जाके कि आखिर अपना सिलेबस क्या क्या है ऑडिट के अंदर। ओके, और अपन उसको कैसे कवर अप करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे कंटिन्यूसली दिख रहा होगा। ये हमारी ऑडिट एंड एश्योरेंस ऑडिटिंग की सब्जेक्ट है। ओके, एंड यहाँ पे हमारा स्टडी मेट आ जाता है मई 22 वाला। अपन मई 22 को बेस लेके चलेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर आता है आपके पास में, ओके, वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडेंस नोट्स का है। इस चैप्टर में कुछ कंटेंट नहीं है, ये एक तरह से समरी चैप्टर्स हैं, जो कि आपकी जो एडिशनल बुक आई है ना 355 पेजेस की प्रोनाउंसमेंट, उसकी समरी है। तो आप ऐसे यहाँ से नहीं पढ़ सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद में ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन, ये चैप्टर आपका 4 मार्क के अराउंड कवर अप करता है। देन रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ये भी आपका 4 से 5 मार्क का कवर करता है। और ये ऑडिटिंग इन्वायरमेंट मतलब कि कंप्यूटराइज ऑडिट वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ये भी आपका 4 या 5 मार्क का कवर करता है। तो ये 3 तो 4 के मतलब लगभग 12 नंबर के ये 3 चैप्टर हो गए हैं। फिर अपनी कंपनी ऑडिट मेन आती है, ये कभी कभी 10 मार्क से लेके है वो 20 मार्क तक का आपका वेटेज रख जाती है, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट दोनों साथ में। ओके, ऑडिट रिपोर्ट में अगेन ऐसे 700 वाली सीरीज है, तो वो एक बार अपन को देखना है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसके अंदर सेबी एलओडीआर की इन्होंने मेनली बात की है। ओके, और साथ साथ में ऑडिट कमेटी क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक कंपनी के अंदर मेन चीज़ क्या होती है कि आप इथिकली काम करो। तो इथिकली काम को करने के लिए है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट किया गया है, ताकि कंपनी के अंदर इथिकल काम हो। अब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आपको नहीं पता तो एक तरह से गवर्नेंस क्या होता है, एक सही ढंग से, जैसे हमारी गवर्नमेंट होती है तो वो क्या करती है, सरकार है। ओके, सरकार मतलब कि वो उनका काम ये है कि वो सभी की सेवा करे और बिना किसी इलीगल या फिर अनलॉफुल एडवांटेज के लिए करें। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के लिए काम करें लेकिन कंपनी का फ़ायदा ना उठाएं, इसी को बोलते हैं बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, तो यही चीज़ इंश्योर करने के लिए ऑडिट कमेटी, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं जिनको कंपनी से मतलब नहीं होता है, बस वो ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो। ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी एंड फिस्कल लॉ, जिसके अंदर हम टैक्स ऑडिट और जीएसटी ऑडिट मेनली देखते हैं। उसके बाद में जितने भी पीएसयूज हैं उनकी कई टाइप की ऑडिट होती है, लाइक आपकी परफॉर्मेंस ऑडिट वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी अपन इसमें देखने वाले हैं। लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर की, ऑडिटर की किस केस में लाइबिलिटी होती है, तो 3-4 लाइबिलिटीज है, वो स्पेसिफिकली अपन सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज के अंदर देखेंगे। देन इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट आता है, जिसके अंदर हम करेंगे कि भाई एक कंपनी पे इंटरनल ऑडिट कब एप्लीकेबल होती है और मैनेजमेंट और या फिर ऑपरेशनल ऑडिट वो कब कराती है, उसके बेनिफिट्स क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। मेनली फोकस इधर रहने वाला है। देन फिर हम करेंगे ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट कैसे होती है। ओके, ड्यू डिलीजेंस मतलब कि नॉर्मली मैं आपकी कंपनी को खरीदना चाहता हूँ तो मैं ड्यू डिलीजेंस कराऊंगा, या फिर कोई पार्टनर आ रहा है फर्म के अंदर, वो ड्यू डिलीजेंस कंडक्ट करवाएगा कि क्या मेरे लिए कंपनी बेनिफिशियल है भी या नहीं है। ओके, या ये फर्म में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, कहीं यहाँ पे मेरे ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आ जाएगी ना, क्योंकि एक्ट है वो कई बार आपके ऊपर स्ट्रिक्ट प्रोविजन लगा देता है, क्योंकि आप किसी कंपनी के पार्टनर या मेंबर हो या फिर आपने किसी कंपनी को खरीद रखी है तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। ऐसे इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और फोरेंसिक ऑडिट क्या होता है। फोरेंसिक ऑडिट बहुत ही एक वो गरम ताज़ा सा वो है, तो मतलब कि बहुत ही हॉट टॉपिक है आज के टाइम पे ऑडिट के फील्ड में, क्योंकि फोरेंसिक ऑडिट में एकदम आप वो सीआईडी लेवल की तहकीकात करते हो। ओके, एंड पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू है, वो पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू ये तो अपन देखते हैं कि नॉर्मली सीए फर्म का भी आजकल फिर से रिव्यू चालू हो गया। मतलब सीए फर्म ऑडिट करती हैं, कंपनीज की ऑडिट करती हैं, और कोई आके सीए फर्म की भी ऑडिट करता है, उसको बोलते हैं पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू। उसके बाद में प्रोफेशनल एथिक्स, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ओके आपको इतने सारी पावर्स दी गई हैं, आपके एक सेंस से किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट तक अप्रूव मानी जा सकती है गवर्नमेंट की नज़रों में, एकदम उसे साफ सुथरा माना जा सकता है। तो कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट आपको भी फॉलो करनी होगी, वो हम प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर में पढ़ते हैं। अगेन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 के अंदर ये डिवाइडेड है। उसके बाद में ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट है, वो अपन पढ़ने वाले हैं नहीं। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक आए, और इनमें से मैं आज के दिन पे सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ आपके साथ में इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डिस्कशन करने पे। ओके, तो ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी है वो अपन आज की इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ दे दिया पूरे सब्जेक्ट का, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंश्योरेंस कंपनीज की
ऑडिट कैसे करेंगे। ओके, अब इंश्योरेंस कंपनीज में कौन कौन आ सकती है, LIC आ सकती है, GIC आ सकती है, ICICI लाइफ प्रूडेंशियल स्कीम है, ओके ये आ सकती हैं। ओके, HDFC लाइफ प्रूडेंशियल है वो भी आ सकती है। ओके, जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये आपका किसके लिए हो सकता है, फायर के लिए आ सकती है, मेराइन के लिए कई इंश्योरेंस करते हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। ओके, LIC वाले में भी कई दो टाइप के करते हैं, कोई रिस्क कवर करता है, ओके कोई रिस्क कवर नहीं करता है, कोई क्या करता है आपको सिर्फ एन्युटी वाला देता है कि आप एक बार दे दो फिर आपको हर साल एन्युटी आती रहेगी। तो बहुत टाइप की स्कीमें हैं, सारी इसके अंदर है इंश्योरेंस कंपनीज में कवर होती हैं। जब अब इंश्योरेंस भी कंपनीज की डेफिनेशन में इनकी भी ऑडिट होगी और इनकी ऑडिट होगी तो आपको इनकी ऑडिट करनी है। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर द पर्सन जो कि इनकी ऑडिट करने वाले हो। तो अब ऑडिट करोगे कैसे भाई, प्रैक्टिकली समझना है, अपन को थ्योरी में नहीं जाना है। ओके, तो देखो इंश्योरेंस कंपनी की अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो, ओके तो सबसे पहले चीज़ आपको ये समझना होगा कि इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में रन कैसे होता है। तो किसी भी चीज़ की अगर आपको ऑडिट करनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो पूरा बिजनेस मॉडल रन कैसे करता है। तो आपको पता होगा ना कि ये रन कैसे करता है बिजनेस मॉडल, तो फिर आपको उसकी कोर थिंग्स पता चलेगी कि किन किन मेन एलिमेंट्स पे वो बिजनेस बेस्ड है। ओके, वही चीज़ अपन यहाँ पे समझेंगे। हम यहाँ पे पहले तो समझेंगे कि क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क है या कि कौन से कानून हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं, जो कि कंप्लाई करने पड़ेंगे एक इंश्योरेंस कंपनी को। ओके, साथ साथ में उनको मिनिमम कितनी पेड अप कैपिटल रखनी पड़ेगी, कब उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, ये लीगल पर्पज से हो गया। सेकेंड है रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज अगर कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब कि मेनली बात है कि ऑडिटर जो रिपोर्ट करेगा, ठीक है, तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट क्या जाएगा। ओके, वो अंडरस्टैंड कीजिए वेरियस टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की, बहुत सारे टाइप के लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस बिजनेस होता है, तो अपन इसमें उसको समझने वाले हैं। नो द मीनिंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसका मीनिंग हम समझने वाले हैं इन द लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एंड गेन द नॉलेज ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में या फिर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर जाते हो तो किस तरह से आप करने वाले हो उसकी ऑडिट, इसका नॉलेज आपको यहाँ पे दिया जाएगा। साथ साथ में आपको फॉर्म भी के नाम भी बताए जाएंगे एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बताया जाएगा कि आखिर कौन कौन से फॉर्म्स है वो यूज़ किए जाते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा एंड क्या क्या कंटेंट होता है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ऑडिट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट क्योंकि मैंने 3 साल की इंटर्नशिप पूरी ऑडिट के अंदर की है, तो मैं यहाँ पे आपको साथ में प्रैक्टिकल फुल मज़े से पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सो सी यहाँ पे ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इज कि सबसे पहले अपन देखो इस पूरे चैप्टर की समरी दे रखी है यहाँ पे टेबल फॉर्म में, हम उसका लीगल फ्रेमवर्क समझने वाले, मतलब कि कानून क्या क्या लगते हैं भाई, ठीक है। देन आता है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें क्या लिखा होगा ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देन बात करते हैं ऑडिट इन IT इन्वायरमेंट। अब पहले के टाइम पे तो ऑडिट हो जाती थी, ओके सब कुछ अपने सामने था, सारी चीज़ें थी, कैलकुलेशन करते हो जाता, लेकिन अब तो क्या क्या कंप्यूटर जी आ गए और कंप्यूटर जी के अंदर अब ऑडिट कैसे करेंगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डाटा डिलीट भी हो सकता है, रिकम्प्यूट भी हो सकता है, ओके गलत कर दिया, एरर कर दिया, हजारों दिक्कतें आती है। हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल दिस ऑल। ओके, टैक्स ऑडिट ये अगेन एक इम्पोर्टेंट है कि क्या इंश्योरेंस कंपनीज की टैक्स ऑडिट होती है तो फिर वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। ओके, टाइप ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस के कितने टाइप होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। अब उनमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे एसेट्स का वैल्यूएशन होगा, कैसे लाइबिलिटीज़ का वैल्यूएशन होगा, कैसे उनका रिकॉग्निशन होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, ऑडिट प्रोसीजर्स, भाई क्या ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करूँगा। नॉर्मली तो मैं क्या करता हूँ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉलो करता हूँ, वो नहीं होती तो फिर मैं फर्दर असेसमेंट करता हूँ प्रोसीजर्स को, ठीक है, रेक्टिफाई करता हूँ कि भाई क्या अदर अल्टरनेटिव पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा एंड ऑडिटर्स के रिपोर्ट का कंटेंट क्या क्या होगा, ये चीज़ इंश्योर करना मेरा यहाँ पे मेनली फोकस रहेगा। तो चलिए समझते हैं। टोटल 66 पेज का है, मैं ट्राई करूँगा कि जितना हो सके उतना अच्छे से आपको पढ़ाऊँ और जितना फास्ट हो सके उतना भी पढ़ाऊँ ताकि आपका टाइम बचे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वालिटी बिल्कुल भी कम करने वाला हूँ, क्या नहीं, मैं आपका फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन रेलेवेंट कंटेंट पे आपको फोकस अच्छे से करवाऊँगा। ओके, अब लाइक इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन ये आपका बेस बिल्ड करेगा और इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन 2 पार्टीज। तो सबसे पहले कहा कि आप इंश्योरेंस कंपनीज की ऑडिट करने जा रहे हो,
आपको पता तो होना चाहिए ना कि इंश्योरेंस क्या है। तो इंश्योरेंस दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से वन पार्टी है वो एग्री करती है कि वो रिस्क लेगी, ओके, ऑफ अनदर इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, जिसे हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं, एंड प्रोमिस करती है कि उसे फिक्स्ड सम ऑफ मनी पे करेगी टू द अदर पार्टी ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। अगर कोई अनसर्टेन इवेंट हो गया ना भाई, तो उस टाइम पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ प्रीमियम के बदले में है उसके रिस्क को कवर करेगी और एक फिक्स्ड कंसिडरेशन है वो पे करेगी। और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए सर्टेन पीरियड और टू इंडेमनीफाई द अदर पार्टी ऑन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, द पार्टी बियरिंग द रिस्क इज नोन एज द इंश्योरर और एश्योरर, एंड द पार्टी हुज रिस्क इज कवर्ड इज नोन एज द इंश्योर्ड और एश्योर्ड। तो जिसकी रिस्क कवर हो जाती है उसे इंश्योर्ड या एश्योर्ड कहा जाता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वो दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो इंडेमनिटी होती है एंड एक होता है बेनिफिट का कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इंडेमनिटी मतलब कि क्षतिपूर्ति। ओके, अब LIC के अंदर आपने लिया, ओके, और आपने सिर्फ रिस्क कवर वाला लिया है, मतलब कि अगर आपकी आने वाले 5 साल में डेथ हो जाती है, आपकी नहीं, मान लो किसी की भी, ये मान लो इस पेन की डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर इस पेन के रिगार्डिंग 5 करोड़ का आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो 5 साल में अगर इसकी डेथ हो गई तो LIC आपको 5 करोड़ देगी, अदरवाइज नहीं देगी। ये सिर्फ रिस्क कवर है, इसको अपन हमेशा इंडेमनिटी बोलते हैं। ओके, लेकिन दूसरी चीज़ क्या होती है, LIC ने आपको प्रॉमिस किया कि अगर आने वाले 10 साल तक आप हमें प्रीमियम पे करो, उसके बाद में अगर आप कभी भी डेथ हो जाती है या फिर डेथ नहीं भी हुई तो भी आप अगर इतनी एज अचीव कर लेते हैं 75 ईयर्स, तो फिर आपको क्या किया जाएगा, ये सारा का सारा अमाउंट विथ इंटरेस्ट उस दिन पे कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे वो आपको बेनिफिट दे रहे हैं साथ में, ये नहीं कि LIC के पास कुछ रहने वाला है। अगर आपकी डेथ हो गई तो आपको उसी टाइम मिल जाएगा, अगर आपकी डेथ मतलब इस पेन की डेथ हो गई तो इसी टाइम मिल जाएगा, पेन की डेथ नहीं हुई तो उस केस में फिर ये सम आपको आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड है वो मिल जाएगा, लेकिन आपको मिलेगा, आपका डूबेगा नहीं। जबकि इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा पैसा या तो मिल जाएगा सर्टेन इवेंट के होने पे, अदरवाइज वो डूब जाएगा आपका। ओके, तो ये इंडेमनिटी के दो टाइप के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इंडेमनिटी के नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, लाइक जैसे फायर का हो गया, ओके, मेराइन का हो गया। अब आग लगी तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, आग नहीं लगी तो वो जो भी आपने प्रीमियम पे किया वो 0। ओके, लाइफ इंश्योरेंस का होता है वो हमेशा बेनिफिट वाला होता है, जिसके अंदर आपको एक सम तो मिलना ही एश्योर है कि मिलेगा ही मिलेगा, अब कब मिलेगा वो चीज़ पे क्वेश्चन आता है। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है वो रीइम्बर्स किया जाता है ऑफ द एक्चुअल लॉस इनकर्ड, जो भी आपको एक्चुअल में लॉस हुआ होगा ना उसके अगेंस्ट में ये आपको रिइम्बर्स किया जाएगा। जनरली नॉन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो रीइम्बर्स किए जाते हैं, रीइम्बर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि लॉस बाय फायर और रिपेयर कॉस्ट ऑफ ए मोटर व्हीकल। ओके, आपने मोटर व्हीकल की क्या कर रखी थी, इंश्योरेंस करा रखी थी, आपने अपनी गाड़ी कहीं ठोक दी और उसकी जो भी रिपेयर कॉस्ट आई फिर वो आपको क्या मिल गया, एज ए इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। तो आपको फायर के कारण कोई भी लॉस हुआ या फिर रिपेयर कॉस्ट के कारण कोई भी आया है तो वो जो आप रिम्बर्समेंट कराते हो वो आपका किसका है, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, द बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल रिइंबर्समेंट ऑफ द कॉस्ट या वैल्यू ऑफ लॉस इनकर्ड, बट इट इज ए लम्प सम अमाउंट विच कैन बी कंस्ट्रूड टू बी इक्वल टू द कॉस्ट या वैल्यू ऑफ द लॉस इनकर्ड। ओके, ये नॉर्मली आप जितने की पॉलिसी, अगर आप 10 करोड़ की पॉलिसी कराओगे तो आपको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये आपका लॉस नहीं हुआ है 10 करोड़ का, ये लॉस के इक्वल नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जितने की आपने बीमा कराई है फिर आपकी ज़िंदगी की वैल्यू उतनी है, तो उतने केस में ये कंस्टिट्यूट कर लिया जाएगा कि ये कॉस्ट या वैल्यू ऑफ लॉस इनकर्ड के इक्वल है और आपको एक लम्प सम अमाउंट यहाँ पे की जाती है। ओके, अब सी, जो भी सम एश्योर किया गया है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर वो बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट है एज द वैल्यू ऑफ लॉस, क्योंकि यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की बात की है ना, लाइफ इंश्योरेंस किस पे चलता है, हमेशा बेनिफिट पे। आपको इतना सम 10 करोड़ 5 करोड़ 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जितने की आपने कराया उतना मिलेगा। ओके, वही बात, अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू इज हेल्थ इंश्योरेंस विच विल, अब हेल्थ इंश्योरेंस कराया आपने, ओके, हर साल आपका अमाउंट जाएगा। अब हर साल जो अमाउंट जा रहा है क्या आपको मिलेगा क्या, नहीं, अब कुछ नहीं मिलने वाला। 1 साल का था, बीमार हुए तो आपको हेल्थ का बेनिफिट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको कोई अमाउंट मिलने वाला नहीं है। ओके, तो कंपनी पे करती है एक लम सम अमाउंट ऑफ ₹500 पर डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अगर कंपनी लम सम अमाउंट पे करती है तो फिर वो आपका ये वाला बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो ऑक्यूपाई करती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस अमोंग द फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब इंश्योरेंस अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है,
ओके, बिकॉज बहुत बंदों की लाइफ है वो इंश्योरेंस के कारण हिट होती है एंड वो वापस से रिवाइव कर जाते हैं बिकॉज उन्होंने इंश्योरेंस कराया हुआ होता है, वरना वो उतना लॉस कभी बियर कर ही नहीं सकते। यह इंडिविजुअल्स के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है एज वेल एज बिजनेस फर्म के लिए भी। टर्न टू इंश्योरेंस फॉर मैनेजिंग वेरियस रिस्क, एवरी डे न्यू कवरेज इज एडेड, और साथ साथ में न्यू कवरेज मतलब कि नई नई चीज़ें हैं वो ऐड करते जाते हैं टू द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के अंदर, जो एक्सपेंड कर देती है इसके स्कोप को, इंश्योरेंस की हाइलाइट्स को। अब एग्जांपल के लिए जैसे ही कोरोना आया तो कोरोना के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसीज आ गई, ओके, या फिर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में उन्होंने ऑफर कर दिया कि आप इतना प्रीमियम और पे कर दो, हम आपको इसमें कोरोना का भी बेनिफिट दे देंगे। तो ये चीज़ें क्या होता है वो न्यूली ऐड करते रहते हैं फॉर सर्टेन कंसिडरेशन, ओके, इससे वो अपना बिजनेस बढ़ाते हैं और कस्टमर को ये इंश्योर हो जाता है कि भाई उनको कुछ भी हुआ तो उनको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, ओके। A proper appreciation of what insurance is and what it can do to help an individual or organization is therefore necessary. इसीलिए एक प्रॉपर एप्रिसिएशन करना मतलब अच्छे से जांच पड़ताल करना इसकी ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है ना वो वन ऑफ द फ्लोरिशिंग इंडस्ट्रीज है, मतलब कि अच्छी खासी आज की डेट में ये बढ़ रही है इन टूडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। नेक्स्ट टू बैंकिंग, यानी बैंकिंग के बाद में लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है बोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट में भी और साथ ही साथ में जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इन टूडेज इमर्जिंग मार्केट सच एज इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस डील करती है इंश्योरेंस ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड पेंशन प्लान्स, तो मेनली इनके ऊपर इनका फोकस रहता है। Since 1st September 1956, transacting life insurance business in India was the exclusive privilege of the nationalized insurance policy. Okay, 1 सितंबर 1956 को है वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को ट्रांजेक्ट करना ही एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज थी, मतलब कि सिर्फ एक जो नेशनलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनी है यानी कि LIC है वो ही उस बिजनेस को कर सकती थी और LIC का बिजनेस कोई और कर नहीं सकता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ है, ओके, इरेडा एक्ट 1999 आया है तो लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर भी है वो थ्रो अपॉन किया गया है प्राइवेट प्लेयर्स को, और आज के डेट में बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं लाइक ICICI है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, तो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी पिक्चर में आ गए हैं, लेकिन पहले सिर्फ LIC के पास में इसकी मोनोपोली थी, ओके। इंश्योरेंस को आप ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर, ओके। ये इंश्योरेंस को दो टाइप में किया है, एक लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। लाइफ मतलब कि हमारा इंश्योरेंस, और जनरल इंश्योरेंस मतलब कि जो भी आपको आसपास जो चीज़ें दिख रही है, जैसे ये स्क्रीन दिख रही है इधर उधर, तो इन सब का अगर मैं इंश्योरेंस कराऊंगा, फायर का, मेरा इनका, तो वो मेरा अदर इंश्योरेंस में आ जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस भी जनरल इंश्योरेंस में आता है, लाइफ में नहीं आता, ओके। वो होता हमारी हेल्थ का ही है, लेकिन वो हेल्थ इज लाइक वो जनरल इंश्योरेंस है, वो LIC में नहीं आता। As defined under the Insurance Act 1938, a life insurance business means business of effecting contract of insurance upon human life. Okay, तो ये आपका बिजनेस है, अफेक्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस अपॉन ह्यूमन लाइफ, ओके। ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का मीनिंग बताया गया है। वेयर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है यानी कि फायर, मेराइन और मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस को जो इम्पैक्ट करें वो क्या आ गया आपका जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है, चाहे वो सिंगली हो चाहे वो कॉम्बिनेशन विथ हो, वन और मोर ऑफ दैम, ओके, एक या उससे ज़्यादा के कॉम्बिनेशन में हो। अब डिस्टिंक्शन क्या है बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस के अंदर, तो दैट इज कि लाइफ इंश्योरेंस है उसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि यह आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट है, क्योंकि आपने जो सम कंट्रीब्यूट किया वो आज नहीं तो कल आपके पास में अलोंग विथ रिटर्न आने वाला है, ओके। फ्रॉम इंश्योरेंस आफ्टर ऑफर्स मैच्योरिटी बेनिफिट्स आफ्टर स्पेसिफिक टेन्योर्स, और जो जनरल इंश्योरेंस है वो मोस्टली डजंट गिव एनी मैच्योरिटी बेनिफिट्स, लेकिन ये प्रोमिस करता है कि वो पे आउट करेगा इन केस ऑफ लॉस ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो गई तो आपको मतलब कि अगर यहाँ पे ट्रिगरिंग इवेंट हुआ तभी आपको क्लेम मिलेगा, अदरवाइज आपका पैसा डूब गया। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है कि या तो आपको ट्रिगरिंग इवेंट हुआ तब जल्दी मिल जाएगा, अदरवाइज जब मैच्योर होगा तब मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे मिलना तो श्योर है, लेकिन यहाँ पे मिलेगा तभी अगर इवेंट हुआ, तो अगर आग नहीं लगी तो पैसा डूब गया। समझ में आई बात, ओके। साथ में टर्म है इनकी फिक्स्ड भी होती है और वेरिएबल भी होती है, जबकि ये हमेशा फिक्स्ड होते हैं और नॉर्मली 1 साल का होता है। अब फायर का आप कराते हो तो वो 1 साल का लेता है, मेराइन का 1 साल का लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता है, क्योंकि इनको पता है फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं है, बस 1 साल तक का इंश्योरेंस करते जाओ। पे आउट है वो सर्टेन है आइदर एज क्लेम्स और मैच्योरिटी बेनिफिट्स। जो पे आउट है इसके अंदर आपको पता होता है पहले से क्या होने वाला है, लेकिन इसमें नहीं पता। गाड़ी ठुकी तो पता है कि कितना नुकसान होगा, वो तो अब इवेल्युएशन का होगा तभी जाके पता चलेगा कि भाई कितना हुआ है।
ओके। ये हमेशा इंश्योरेंस के पर्पज से किया जाता है, जबकि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी किया जाता है, टैक्स के बेनिफिट के लिए भी किया जाता है और इंश्योरेंस के पर्पज से भी किया जाता है। टैक्स बेनिफिट मतलब कि कई बार गवर्नमेंट भी बोल देती है कि अगर आपने LIC में पैसे लगाए तो आपको ATC में डिडक्शन मिलेगी, तो उस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए कई सिर्फ LIC लेके बैठे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग पर्पज होते हैं। तो मल्टीपर्पज़ के लिए आप है वो क्या करते हो, लाइफ इंश्योरेंस में जाते हो, लेकिन जनरल इंश्योरेंस में आप सिर्फ इंश्योरेंस करवाने के लिए ही जाते हो। ओके। मैं आग लगाने का खतरा क्यों भाई, आग लगाने में तो मतलब सॉरी, आग का इंश्योरेंस करवाऊंगा क्यों अगर मेरे को डर ही नहीं है कि आग नहीं लगेगी तो वो चीज़ है। तो ये था हमारा बेसिक पार्ट। उसके बाद में बात करते हैं अपन सेकेंड टॉपिक, जो कि हमारा लीगल फ्रेमवर्क की बात करता है। इंट्रोडक्शन कंप्लीट। तो देखिए भाई ऑडिटर साहब, फेमिलराइज हो जाइए अपने आप को विद द वेरियस स्टैट्यूट्स। ओके। और स्टैट्यूट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है इंश्योरेंस एक्ट 1938, देन फिर इरेडा एक्ट 1999 जो कि 2015 में अमेंड हुआ है। फिर आता है इरेडा रेगुलेशन जो कि फ्रेम की गई है 1999 के अंदर। साथ में आपको कंपनीज एक्ट भी अप्लाई पता होना चाहिए, बिकॉज आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट और बैंकिंग एक्ट। ओके। ये तीनों एक्ट है, इनके अंदर कंपनीज ही बनती हैं, लेकिन इन कंपनीज का नॉर्मली मतलब क्या बोलते हैं, ये प्राइमरी किसके ऊपर फोकस करती हैं, जो रेस्पेक्टिव एक्ट्स हैं उनको फोकस करके चलती है। लेकिन जहाँ पे रेस्पेक्टिव एक्ट्स में कुछ नहीं डिफाइन किया वहाँ पे कंपनीज एक्ट लग जाता है। तो आपको कंपनीज एक्ट का भी पता होना चाहिए, इरेडा इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन का भी पता होना चाहिए, एंड इरेडा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट्स का भी अच्छे से पता होना चाहिए। अब बहुत सारी वेरियस जो रेगुलेशन है या गाइडलाइंस है या नोटिफिकेशन है वो इरेडाई टाइम टू टाइम है वो इशू करती रहती हैं। और ये जो नंबर्स ऑफ डायरेक्शन इशूड बाई इरेडाई हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रेगुलेशन, गाइडलाइन, नोटिफिकेशंस एंड ऑर्डर के थ्रू होगा। सम रेलेवेंट स्टेचुटरी प्रोविजंस है वो डिस्कस इस तरह से किए गए हैं कि इंश्योरर कौन होता है, कोई भी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी होती है या फिर स्टेचुटरी बॉडी होती है या फिर इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है या फिर फॉरेन कंपनी होती है जो कि री इंश्योरेंस के बिजनेस में है थ्रू ए ब्रांच इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया के थ्रू। तो यहाँ पे ये नोट करना है कि फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है, मीन्स ए कंपनी और बॉडी इस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया एंड इंक्लूड करती है लॉयड्स इस्टेब्लिश्ड अंडर द लॉयड एक्ट 1871। अब ये एक्ट है ना पहले से बना हुआ था, ये यूके का एक्ट है, इंडिया का नहीं है, यूनाइटेड किंगडम का एक्ट है। ओके। वहाँ पे फॉरेन कंपनी को बताया हुआ था कि ठीक है भाई फॉरेन कंपनी के अंदर वो सारी बॉडी तो आई जाएगी और प्लस ये जो इस एक्ट के अंदर जो भी इनकॉर्पोरेट की गई है वो भी इंक्लूड हो जाएगी। ओके। पॉलिसी होल्डर कौन होता है? अभी देखो अपन ने क्या देखा यहाँ पे देखा हमने इंश्योरर कौन होता है। ओके। जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारे इंश्योरर हो सकते हैं। ये कब के अकॉर्डिंग है? 1956 के अकॉर्डिंग। ओके। अब बात करते हैं पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर कौन होता है? तो सेक्शन 2 क्लोज 2 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 डिफाइन करता है कि जो पॉलिसी होल्डर है वो पर्सन होता है जिसका इंटरेस्ट जो है पॉलिसी के अंदर, पॉलिसी इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर है इन द पॉलिसी इज असाइंड वंस एंड फॉर ऑल बट डज नॉट इंक्लूड एन असाइनी देयर ऑफ whose interest in the policy is defensible or is for the time being subject to any condition। मतलब जिसने मेनली पॉलिसी होल्ड कर रखी है वो आपका पॉलिसी होल्डर होता है। एक ऐसा पर्सन जिसका इंटरेस्ट है पॉलिसी के अंदर, ओके, वो होता है। ये नॉर्मली असाइन किया जाता है वंस या फिर सभी के लिए, बट यहाँ पे कौन इंक्लूड नहीं होगा। लाइक मैं पॉलिसी होल्डर हूँ और मैंने किसी और थर्ड पर्सन को असाइन कर दिया कि भाई जा तू क्लेम करके आ जाए या फिर तू हमारे रिगार्डिंग कम्युनिकेशन कर इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो नहीं होगा। पॉलिसी इज डिफेंसिबल और इज फॉर द टाइम बीइंग सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन। तो ये पॉलिसी होल्डर की डेफिनेशन यहाँ पे सेक्शन 2 क्लोज 2 में इन्होंने बताई है। फिर बात करते हैं प्रोहिबिशंस ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस बाई सर्टेन पर्सन, कि कई पर्सन है वो इंश्योरेंस बिजनेस को नहीं कर सकते और यही रेस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पे प्रोहिबिशंस है वो इम्पोज कर दी जाती है इरेडा एक्ट के अकॉर्डिंग। प्रोहिबिशंस क्या है कि पर्सन्स अदर देन एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है to begin to transact the insurance business after the commencement of the IRDA Act 1999। ओके। सेक्शन 64 यहाँ पे बोलता है VB ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट प्रोहिबिट्स करता है एक इंश्योरर को फ्रॉम अज्यूमिंग रिस्क विदाउट रिसिप्ट ऑफ रिफंड, कि भाई आपको फंड्स नहीं मिलेंगे, स्टिल आपको अगर एक इंश्योरर को है वो क्या करती है, यहाँ पे सेक्शन 64 VB है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो ICAI ने पूछे हैं इस एक लाइन के ऊपर, कि सेक्शन ये जो इतना सा पेड़ है ना इसके ऊपर ही कि है ना, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, एनी इंश्योरेंस कंपनी है वो रिस्क को अज्यूम करेगी ही नहीं। वो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या नहीं करेगी, रिस्क को अज्यूम करेगी नहीं, रिस्क उसकी होगी नहीं अनलेस कि विदाउट रिसिप्ट ऑफ फंड्स, बिना अगर उसे फंड्स नहीं रिसीव हुए हैं, जब तक उसे पैसे नहीं मिले हैं
तब तक उसकी रिस्क अज्यूम नहीं होगी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो 1 अप्रैल को किसी ने पॉलिसी कराई थी, ठीक है, और 5 अप्रैल को उसने पेमेंट किया, और इसी पीरियड के बीच में 2 अप्रैल को क्या हो गई, आग लग गई। तो अब डेट तो 1 अप्रैल आ रही है लेकिन पेमेंट 5 को हुआ, तो बताओ यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की कुछ आएगी क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं आएगी, बिकॉज डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे कंपलसरी है। जिस दिन डेट ऑफ पेमेंट हुआ है उस दिन से मान लिया जाएगा कि भाई आपने रिस्क अज्यूम की है। समझ गए? अनलेस की प्रीमियम आपको रिसीव हुआ है इन बैलेंस, कोई भी रिस्क है वो एज्यूम नहीं की जाएगी। ओके, रिस्क मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी की रिस्क। नॉर्मली ये पता है क्यों लाइन आई? बिकॉज इंडिया में क्या करते थे लोग ये करते थे कि इंश्योरेंस एजेंट के साथ में सेटिंग रखते थे, 1-2 दिन का टाइम लगता था। तो जैसे मान लो आज आपकी आग लग गई, ओके, ये एक पीरियड है, मान लो इस दिन आग लग गई, ये 2 तारीख और ये 3 तारीख है, ओके। तो वो क्या करता है, 2 तारीख को जैसे ही आग लगी ना, तो इमीडिएटली वो इंश्योरर को कहते थे, इंश्योरेंस 1 दिन पहले की डेट में क्या कर देता था, उसके इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट सब कुछ बना देता था, और सब कुछ बना के उसको फाइल कर देता था कि भाई ये ऑलरेडी 1 दिन पहले इंश्योरेंस इन्होंने ले लिया था। लेकिन पेमेंट कब होगा इसका इन प्रीमियम का? नॉर्मल सी बात है, जिस दिन पेमेंट होगा वो वाली डेट आपको लेनी है। तो पेमेंट तो अगले दिन 3 तारीख को हो रहा है, तो यहाँ पे वो रिस्क अज्यूम कर लेते, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे 2 तारीख को पे करना पड़ता। लेकिन अब वो क्या, उन्होंने भी चालू किया, तो उन्होंने क्या किया, पेमेंट की डेट ली तो 3 तारीख को है, तो इस पे उन्हें कोई भी पे करने की ऑब्लिगेशन नहीं है, और इससे वो जेन्युइन ट्रांजेक्शन को ही पे करेंगे, रेदर देन ऐसे कोई फेक कोई भी आएगा तो उसको पे नहीं किया जाएगा। No insurer shall assume any risk in India in respect of any insurance business on which premium is not ordinarily payable outside India unless and until the premium payable is, जो प्रीमियम आपने पे किया है वो रिसीव बाई हिम है और इज गारंटी टू बी पेड बाई सच पर्सन इन सच मैनर एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और अनलेस द एंटिल डिपॉजिट ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इज मेड इन एडवांस इन द प्रेस्क्राइब मैनर, कि प्रेस्क्राइब मैनर में है वो डिपॉजिट एडवांस में आपको मिल जाना चाहिए, उसके बाद में आप रिस्क अज्यूम करोगे, चाहे आपको कहीं से भी मिल रहा हो, ओके। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इन केस ऑफ रिस्क फॉर विच प्रीमियम कैन बी एज सर्टेन इन एडवांस, द रिस्क मे बी अज्यूम्ड नॉट अर्लियर देन द डेट ऑन विच द प्रीमियम हैज बीन पेड इन कैश और बाई चेक। तो जिस दिन आपने कैश या चेक में पे किया उससे पहले की डेट में आप क्या नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने रिस्क ले लिया है, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है, वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट ही आपका देगा, ओके। ये बात थी अपनी थोड़ी सी किसके बारे में, कि हमने लीगल फ्रेमवर्क समझा, कब कब इनकी लाइबिलिटी आएगी, कौन कौन नॉर्मली पॉलिसी होल्डर होता है, ओके, कौन इंश्योरर होता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कि कब कब इंश्योरेंस कंपनीज को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सेक्शन 3 जो है इंश्योरेंस एक्ट 1938 का वो पिक्चर में आ जाता है। वो रिक्वायर करता है एवरी इंश्योरर कि भाई आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो लेके काम करें बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। ये सेक्शन है वो इम्पावर करता है अथॉरिटी को टू मेक रेगुलेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरर। यहाँ पे आपको साथ में ये भी नोट करना है कि नो इंश्योरर अदर दैन एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी कैन कमेंस द इंश्योरेंस बिजनेस आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ द IRNA एक्ट 1999। और इसीलिए इन्होंने क्लियरली कह दिया कि आपको इंश्योरेंस बिजनेस इनेक्ट करना है तो कोई भी आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, IRNA एक्ट 1999 के अंदर है वो एक इंडियन इंश्योरेंस कंपनी ही क्या कर सकती है, इसको कमेंस कर सकती है, ओके। साथ साथ में इसको फर्दर अमेंड भी किया गया जिसमें उन्होंने सर्टेन स्टिपुलेशंस डाली, ओके। क्या कहा कि एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी कौन होती है, बिकॉज इसको ही सिर्फ राइट दिया गया है कि यही इंश्योरेंस बिजनेस कर सकती है। तो यहाँ पे एग्रीगेट होल्डिंग ऑफ द इक्विटी शेयर्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर, जो FII है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इंक्लूडिंग जिसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी इंक्लूडेड है, ओके। इनकी जो टोटल होल्डिंग है वो डू नॉट एक्सीड 49%, वो इनकी है वो डू नॉट एक्सीड क्या नहीं होनी चाहिए, 49% है वो, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर इससे एक्सीड हो जाती है तो फिर वो नहीं चलेगा, इससे कम ही होनी चाहिए ऑफ द पेड शेयर इक्विटी कैपिटल ऑफ सच इंडियन इंश्योरेंस कंपनी विच इज इंडियन ओन एंड कंट्रोल इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब। तो जिस मैनर में प्रिस्क्राइब किया जाता है उस मैनर के अंदर ही होनी चाहिए। तो नॉर्मली इंडियन का है वहाँ पे 51% स्टेक मिनिमम होना चाहिए। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में 49% से ज़्यादा है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं हो सकते हैं, या फॉरेन इन्वेस्टर इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अब अमेंडमेंट क्या गया इंश्योरेंस एक्ट के अंदर, वो भी ये भी स्टिपुलेट करता है कि जो भी फॉरेन कंपनीज है ना इंडिया में, एक फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी कैन इंगेज इन री इंश्योरेंस थ्रू ए ब्रांच एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो एक ब्रांच के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये इंगेज हो सकते हैं
That term reinsurance means the insurance of part of one insurance risk by another insurer who accept the risk for a mutually acceptable premium। तो जो कि इंश्योरेंस री इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस है ऑफ पार्ट ऑफ वन इंश्योरेंस रिस्क बाय अनदर इंश्योरर जो कि एक्सेप्ट करेगा रिस्क को फॉर ए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल प्रीमियम। मतलब कि वही है, यहाँ पे सिर्फ यही बताया कि भाई फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी है वो री इंश्योरेंस में ज़रूर इंगेज हो सकती है, लेकिन वो कैसे करेगी, उसके लिए उसको इंडिया में ब्रांच रखनी पड़ेगी। और री इंश्योरेंस का मतलब क्या है, री इंश्योरेंस मतलब कि एक ऐसा इंश्योरर का भी इंश्योरेंस करना, वो री इंश्योरेंस होता है। अब बात करते हैं मिनिमम पेडअप कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है। अब आप इंश्योरेंस कंपनी चालू करते हो, आपके मन में आ गया छोड़ो ऑडिट क्या ऑडिट करनी है यार, अच्छा धंधा है, ओके 10 में से 10 से प्रीमियम लेंगे, एक को पेमेंट करना है, उसमें भी अपन कंडीशन लगा के उसको कुछ पे नहीं करेंगे, 10 का 10 प्रीमियम अपन हजम कर जाएंगे, अच्छी कमाई हो जाएगी, और क्या चाहिए भाई। तो भाई आपको मिनिमम पेडअप कैपिटल चाहिए, इसके बिना आप इंश्योरेंस कंपनी चालू नहीं कर सकते हो। मिनिमम पेडअप कैपिटल कितनी है, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई भी कंपनी करती है तो मिनिमम पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल उसकी कितनी होनी चाहिए, वो 100 करोड़ शेयर्स होनी चाहिए, लेकिन उसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करके। अब एग्जांपल के लिए मान लो आपने 10 करोड़ के शेयर इशू करे, 90 करोड़ का आपने मान लो 100 करोड़ का आपने उसके ऊपर प्रीमियम लिया, ओके प्रीमियम 100 करोड़ का, और शेयर्स आपने किए 10 करोड़ के इशू, तो 110 करोड़ की टोटल वैल्यू हो गई। लेकिन 110 करोड़ में से आप मान लो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए आपके 20 करोड़ के, तो बताओ यहाँ पे 90 करोड़ का आपको नेट रिसीव मिला, तो क्या आप इंश्योरेंस बिजनेस चालू कर सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ फोकस मत करना कि प्रीलिमिनरी है क्या, नहीं ये तो है ही नहीं, ये तो एक डिस्क्वालिफिकेशन है, साथ में ये भी डिस्क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे प्रीमियम नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर 100 करोड़ की होनी चाहिए मिनिमम, ओके प्रीमियम कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो 100 करोड़ की तो मिनिमम इक्विटी शेयर कैपिटल है, और प्लस 100 करोड़, अगर ये भी 100 करोड़ होती है तो नहीं होगी, ये 120 करोड़ है, और उसमें से भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आप घटाओगे ना, तो फिर जो बचा यानी कि लगभग 100 करोड़ है, फिर आप इंश्योरेंस बिजनेस चालू कर सकते हो, ओके। अब बात करते हैं कि इन्हांस किया है इसने सेम अब इंश्योरेंस कंपनी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो ऑफ 150%। अब ये सॉल्वेंसी रेशियो है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी की जान है, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो मतलब कि हम सॉल्वेंट हैं, हमारी हालत ख़राब नहीं है, हमारे पास पैसे हैं कि हम आपको भुगतान कर सकें। एग्जाम्पल के लिए जितने भी इनको क्लेम्स आते हैं, ओके, तो इनको मिनिमम 150% है वो क्या रखना पड़ता है, मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो रखना पड़ता है। इससे कम आए तो क्या करेंगे, अगर इससे कम आ गया ना तो फिर तो इनकी हालत ख़राब है, फिर इनको लिक्विडेशन तक हो सकता है, मतलब इतनी गहरी सिचुएशंस आ सकती है। तो मिनिमम इनको सॉल्वेंसी रेशियो जो है ना वो 150% का मेंटेन करना यहाँ पे नेसेसरी है। अब सॉल्वेंसी रेशियो इन एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी है, वो एक इंश्योरेंस कंपनी के केस में सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, इज़ द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज, मतलब आपकी जितनी लाइबिलिटी है उससे ज़्यादा कितनी एसेट है, ओके जितनी आपकी लाइबिलिटी है उससे कितनी ज़्यादा एसेट्स हैं इंश्योरेंस कंपनी की, वो आपका सॉल्वेंसी रेशियो बताता है। देयर इज़ ए डिटेल वर्किंग, यहाँ पे आपकी डिटेल वर्किंग है जो कि इरडाई ने दिया है ऑन द मैनर ऑफ कंप्यूटिंग सॉल्वेंसी मार्जिन, और सॉल्वेंसी मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक डिटेल वर्किंग दी गई है, उसके थ्रू आप क्या निकालते हो, सॉल्वेंसी मार्जिन निकालते हो। कमर दर्द करने लग गया। अब बात करते हैं अपन इरडा एक्ट 1999 की एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड देयर अंडर, ओके। इरडा एक्ट के अंदर क्या क्या, एक्ट 1999 क्या बात करता है एंड उसकी रेगुलेशंस क्या बोलती है, ओके। तो बहुत सारे मैटर्स के ऊपर डील करते हैं, यहाँ पे बस एक्ट के नाम दिए तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सी फॉर्म एंड कंटेंट बताया हुआ है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे उनके अंदर फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा। तो एवरी इंश्योरर, हर एक इंश्योरर को इन रेस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस जो कि उसने ट्रांजेक्ट किया है इन रेस्पेक्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड, ओके, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा बैलेंस शीट, पीएनएल एंड, यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, देखो 3 अकाउंट्स मेनली हो गए यहाँ पे। पीएनएल तो अपन जैसे बनाते थे वैसे के वैसे, बैलेंस शीट वैसे का वैसा, लेकिन यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, ओके। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है जो कि अपन 11th-12th के टाइम पे करते थे, ओके, याद आ रहा है तो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है कि रियल में आपको रिसिप्ट कितना हुआ एंड पेमेंट कितना हुआ, ओके। एंड साथ में एक रेवेन्यू अकाउंट बनता है ईच ईयर, ओके, इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस एज में बी स्पेसिफाइड, ओके। तो सेपरेट अकाउंट मिलता है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स का एंड रेवेन्यू अकाउंट्स फॉर ईच ईयर इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस एज में बी स्पेसिफाइड। एवरी इंश्योरर, हर एक इंश्योरर को should keep separate accounts relating to funds of shareholders
एंड पॉलिसी होल्डर। तो शेयर होल्डर्स एंड पॉलिसी होल्डर्स के फंड्स को है वो सेपरेट अकाउंट्स इसको रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 11 क्या बोलता है। सेक्शन 11 बोलता है इंश्योरेंस एक्ट का, यह प्रोवाइड करता है कि एवरी इंश्योरर, हर एक इंश्योरर जो है वो ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इंश्योरेंस लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस ट्रांजेक्ट करेगा हिम को एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर होल्डर्स फंड एट द एक्सपायरेशन ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर करेगा विथ रेफरेंस टू दैट ईयर बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, सेपरेट अकाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, एक रेवेन्यू अकाउंट इन अकॉर्डेंस। मतलब वही बोला कि अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही चारों एलिमेंट होते हैं। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कि सेक्शन यहाँ पे जो रेगुलेशन है ना, उन्होंने 3 शेड्यूल्स बताए हैं। ओके, शेड्यूल ए है, शेड्यूल बी है एंड शेड्यूल सी है। ये तीनों शेड्यूल्स यहाँ पे आपके पिक्चर्स में आ जाते हैं, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। जो शेड्यूल ए है ना वो एप्लीकेबल है टू द कंपनीज कैरिंग ऑन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, कि जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को कैरी ऑन करती है ये उनके ऊपर एप्लीकेबल है। शेड्यूल बी जो है वो एप्लीकेबल है टू द कंपनीज कैरिंग ऑन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस करती है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। एंड शेड्यूल सी जो है ना वो आपको बताता है कि ऑडिटर्स की रिपोर्ट कैसे होने वाली है इंश्योरेंस कंपनी की। ओके, जो कि आपके जनरल इंश्योरेंस भी करते हैं एंड लाइफ इंश्योरेंस की भी करते हैं, तो दोनों का ही ऑडिटर्स का रिपोर्ट कैसे रहने वाला है। ओके, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा बोलता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, कि अकाउंट्स की ऑडिट अपन कैसे करने वाले हैं। तो सी सेक्शन 12 जो है इंश्योरेंस एक्ट 1938 का और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एवरी इंश्योरर वो रिक्वायर्ड है कि वो ऑडिटेड होंगे एनुअली बाय एन ऑडिटर। ओके, सेक्शन 2 क्लोज 4 है इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, वो डिफाइन करता है टर्म ऑडिटर को एज ए पर्सन जो कि क्वालिफाइड अंडर द CA एक्ट 1949 टू एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। जो ऑडिटर है फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके पास पावर है टू एक्सरसाइज द राइट्स vested in and discharge the duties and he be subjected to the liabilities and penalties imposed on the auditor of companies under the Companies Act 2013। मतलब यही है कि भाई वो अपने 143 जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसके अकॉर्डिंग राइट्स एंड ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करेगा। अब साथ में सेक्शन 12 है इंश्योरेंस एक्ट का, वो भी उसके ऊपर अप्लाई करता है और वो भी बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंश्योरेंस का है वो नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो एक कंपनी जो कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस करती है उसको ऑडिट रिक्वायरमेंट लेट डाउन है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कोई बात नहीं, सिंपल बातें बोल दिया। मतलब एक तरह से लीगल एप्लीकेबिलिटी बता रहा है ऑडिट कब की जाएगी कब नहीं की जाएगी। तो सेक्शन 12 यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है एंड इसमें मेरे को कुछ भी मतलब काम वाली बात नहीं लग रही है, तो अब मैं नेक्स्ट पे चल रहा हूँ। ओके, मतलब वो फालतू की बातें की हुई है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होने वाला है। तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, जो भी अपॉइंटमेंट होगा ना स्टैट्यूटरी ऑडिटर का इन द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया and its subsidiary and the division as well as other public sector insurance companies is made by the CAG of India। तो इंश्योरेंस कंपनीज का जो भी ऑडिटर होगा वो कौन अपॉइंट करेगा, CAG करेगा। CAG किन किन की करेगा, एक तो GIC जो हमारी है उसका करेगा, सेकंड जितनी भी PSUs हैं जो कि इसके अंदर इंगेज हैं। ओके, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जो भी हैं तो उन सब की हैं वो क्या किया जाएगी, PSIC हो गई, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी की जाएगी। एंड CAG करेगा इन केस ऑफ अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और अगर अदर PSU हैं, ओके अदर PSU हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा, एग्जांपल जैसे कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है तो उस केस में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है तो उस केस के अंदर एज इन केस ऑफ अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये क्या बोला इसने, यहाँ पे बोला GIC करेगी ऑफ इंडिया एंड इट्स सब्सिडरीज। देखो, appointment of statutory auditor in the GIC of India and its subsidiary division as well as other public sector insurance company is made by the CAG of India as in case of other public sector undertaking। United Insurance Companies क्या बोलना चाहता है पता ही नहीं। However in case of others ऑडिटर इज अपॉइंटेड एट द AGM। लेकिन अगर अदर है तो फिर उस केस के अंदर ऑडिटर AGM में अपॉइंट किया जाएगा आफ्टर इंश्योरिंग दैट द ऑडिटर सेटिस्फाई द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट विद द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द IRDAI गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और ये जो गाइडलाइंस है पोज करती है सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन ऑडिट। तो एक स्टैट्यूटरी ऑडिट जितने की ऑडिट कर सकता है ना मैक्सिमम, उन सब नंबर्स के ऊपर ये सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस है वो क्या कर देता है, इम्पोज कर देता है। करंटली एक ऑडिटर है वो कंडक्ट कर सकता है, मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन की बात की है कि एक ऑडिटर मैक्सिमम कितनी इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट कर सकता है। तो एक ऑडिटर जो है, एक ऑडिटर साहब जो है ओके, वो मैक्सिमम 3 इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट कर सकता है। ओके, 3
इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट कर सकता है। उनमें से मैक्सिमम अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हो तो मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस 2 की कर सकते हो, या फिर अगर आप GIC कर रहे हो सिर्फ तो वो भी मैक्सिमम 2 की कर सकते हो। ओके, ये चीज़ आपके ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल की गई है कि ओनली फॉर 3 है, 3 यहाँ पे अलाउ की गई है आपको। ओके, 3 में से भी आप 2 लाइफ की कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, और या फिर 2 आप जनरल की कर सकते हो। अब एग्जांपल के लिए आप कर रहे हो तो 2 लाइफ की ले लो और 1 जनरल की ले लो, तो आपकी 3 हो गई, या फिर 2 जनरल की ले लो 1 लाइफ की ले लो, ऐसे कर लो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि तीनों की तीनों जनरल ले ली या फिर तीनों की तीनों लाइफ ले ली। ओके, समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर क्या होता है यहाँ पे। तो वही होगा जो सेक्शन 142 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बताता है, और वो ये सेक्शन कोई रेम्यूनरेशन नहीं बताता। ये कहता है कि ऑडिटर और जो कंपनी है वो आपस में डिस्कस कर लेंगे, जो भी उनको कंपनसेशन सही लगेगा वो ले लेंगे। ओके, अब राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है ब्रांच ऑडिटर के। ओके, अब इंश्योरेंस कंपनी तो छोटे लेवल पे तो काम करेगी नहीं, तो उसके बहुत सारी ब्रांचेस होंगी। ओके, तो उनके जो ब्रांच ऑडिटर्स होंगे उनके पास में क्या क्या राइट्स एंड क्या क्या ड्यूटीज़ हैं उनके पास में, जो इंश्योरेंस एक्ट उनको देता है। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिस है सर्टेन पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर कि जो भी डिविजनल ऑफिसर्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं एक ट्रायल बैलेंस इन ए मैनर। तो जितने भी डिविजनल ऑफिस है वो क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? इसको हिंदी में बोलते हैं तलपट, यानी कि यहाँ पे आपके पूरे लेजर की समरी आती है। इन ए मैनर दैट इट प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन, जो कि फॉर्मेट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होनी चाहिए। हर एक जो ट्रायल बैलेंस है इन विच आर इनकॉर्पोरेटेड द फिगर्स रिलेटिंग टू द ब्रांचेस ऑफ द डिवीजन, उनको ऑडिट किया जाएगा एंड रिपोर्ट किया जाएगा इज फर्निश्ड टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जो डिवीजन ऑफ द कंपनीज कैरिंग ऑन द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है वो ट्रीटेड की जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज देयर ब्रांचेज। ये फॉलो करेगी दैट द ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट करेगा टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ द डिविजन्स हैव द सेम राइट एंड ऑब्लिगेशंस अंडर द स्टैट्यूट्स एज दोज ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू होम दे आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट देयर रिपोर्ट, कि जिसको वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करने चाहते हैं। हाउ एवर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज जो अकाउंटिंग एंड ऑपरेशनल सिस्टम है कंपनी के वो सेंट्रलाइज हैं, और इसीलिए जो प्रिंसिपल ऑफ डिविजनल ऑफिसर्स हैं वो प्रिपेयर करेंगे अकाउंट एंड दे बीइंग कंसोलिडेटेड इज नॉट एप्लीकेबल टू सच कंपनीज। जो अकाउंट्स है ऑल द डिवीजन की ट्रायल बैलेंसेस एंड देयर बैलेंस शीट्स है वो प्रिपेयर किए जाएंगे हेड ऑफिस ओनली। तो वो सारे सिर्फ हेड ऑफिस के ऊपर प्रिपेयर किए जाएंगे। ओके, तो यही चीज़ इन्होंने समरी में बताई कि अगर प्राइवेट कंपनीज हो तो फिर वो उसके पास में उनके पास सिस्टम होगा, वो डिविजनल ऑफिस से अकाउंट्स प्रिपेयर भी कर सकते हैं या फिर वो कंसोलिडेट भी हो सकते हैं। ओके, तो वो अपने अपने बना लेंगे। लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं तो उनके अंदर तो कंसोलिडेट करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो ट्रायल बैलेंस मंगाएगा हर एक डिवीज़न का। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसेस ऑडिट। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, पता है, और शायद ही किसी का सही हुआ होगा, नया ही क्वेश्चन बना था इसके ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसेस ऑडिट के बारे में क्या लिखा है कि इरडा का सर्कुलर आया था जिसने एडवाइस किया, किसको एडवाइस किया, हमारी सीए फर्म को ओके, जो कि स्टैट्यूटरी या इंटरनल या फिर कॉन्करेंट ऑडिटर नहीं है ओके, इंश्योरर के, वो सर्टिफाई करेंगे। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसेस ऑडिट एक करके और ऑडिट होगी ओके, और ये ऑडिट कौन करेगा? नॉर्मल सीए नहीं करेगा, जो आपका स्टैट्यूटरी इंटरनल या कॉन्करेंट ऑडिटर है वो नहीं करेगा, ये कोई थर्ड पार्टी होगी जो आएगी सीए फर्म, और वो आपकी यहाँ पे ये ऑडिट करके जाएगी। वो इंश्योर करेगी कि सारी की वो सर्टिफाई करेगी, आपको सर्टिफिकेशन देगी कि सारी प्रोसेसेस है वो इन प्लेस हैं ओके, सारी प्रोसेसेस है वो इन प्लेस हैं। फॉर दिस पर्पज आईसीआई ने क्या इशू किया है? टेक्निकल गाइड इशू किया है ऑन रिव्यू एंड सर्टिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन कंसल्टेशन विद द इरडा। तो इरडा के साथ डिस्कस करके इन्होंने क्या किया? टेक्निकल गाइड भी इसके ऊपर इशू की है ओके। अब बात करते हैं 10.9 पे, जो कि हमारा होता है डायरेक्शन ऑफ CNAG। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उसके पास में पावर है टू डायरेक्ट द मैनर इन विच द अकाउंट शैल बी ऑडिटेड, कि भाई किस तरह से आपको अकाउंट्स की ऑडिट करनी है, वो ये चीज़ बता सकता है। और साथ ही साथ आपको इंस्ट्रक्शन भी देगा इन रिगार्ड टू एनी मैटर्स रिलेटिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस बाय द ऑडिटर टू कंडक्ट द सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट। कि भाई अगर मान लो CAG है, CAG के पास तो पावर है। अब अपने अगर 143 वाला सेक्शन भी पढ़ा हो तो उसके अंदर भी 5-6 में जाके सप्लीमेंट्री ऑडिट और टेस्ट ऑडिट का पावर CAG के पास आ जाता है। तो यहाँ पे यही बात बोला हुआ है कि CAG के पास में पावर है कि नॉर्मली वो जब भी ऑडिट होगी तो पूरे इंस्ट्रक्शन देगा कि इस तरह से आपको ऑडिट कंडक्ट करनी है। अगर उस तरह से हो जाती है तो फाइन, अगर नहीं होती है या फिर उस तरह से हुई भी लेकिन CAG सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसके बाद में सप्लीमेंट्री ऑडिट या टेस्ट ऑडिट भी कंडक्ट करवा सकते हैं उन कंपनीज की।
इस पर्पज़ के लिए CAG में रिक्वायर इन्फॉर्मेशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो वो 143(5) और 143(6) से उनको पावर मिल जाएगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिक्वायर है कि वो कॉपी ऑफ अपनी रिपोर्ट को है वो CAG को सबमिट करेंगे, जिसको राइट है टू कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट द ऑडिट रिपोर्ट। और वो चाहे तो क्या कर सकता है, कमेंट भी कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट पे कुछ, और सप्लीमेंट भी कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट को। अब यहाँ पे आ जाता है कारो 2020 आपके लिए एप्लीकेबिलिटी हो गई है। तो एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट है वो कारो 2020 है, वो एग्जेम्प्ट की गई है फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। तो भाई जो एडिशनल कारो की रिपोर्टिंग होती है ना वो इंश्योरेंस कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके, अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 वर्सेस द कंपनीज एक्ट 2013 की। रिक्वायरमेंट क्या है इंश्योरेंस एक्ट 1938 की? ओके, रिक्वायरमेंट्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो डिस्क्लोजर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 जो कि बैलेंस शीट PNL इन सब के रिगार्डिंग है वो अप्लाई कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी में। 129(1) का जो प्रोविजन है वो भी यही बात बोलता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे कंपनी के वो नोट बी ट्रीटेड एज नॉट डिस्क्लोजिंग ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी मेयरली बाई रीजन्स of the fact that they do not disclose in case of an insurance company कोई भी matters which are not required to be disclosed under the insurance act. However, जो insurance company है so desires it may disclose additional information that is not specifically required to be disclosed under the Insurance Act 1938. Okay, according to section 1 of the Companies Act जो provision है वो अप्लाई करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज पे, एक्सेप्ट कि ये है जो प्रोविज़न है वो इनकन्सिस्टेंट है विद द प्रोविज़न ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 के साथ में। अब यहाँ पे वही रामायण लिखी हुई है, सारे प्रोविज़न का नाम लेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा इसमें से, तो एक बार आप पढ़ लेना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। अब IT इन्वायरमेंट है तो उसके अंदर ऑडिटिंग कैसे होगी ये बताना है आपको। ओके, तो IT इन्वायरमेंट के अंदर ऑडिट करने के लिए तो यहाँ पे मटेरियली इफेक्ट नहीं करता IT इन्वायरमेंट, जो आपका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव है। मतलब देखो ऑडिट करना क्या है, मतलब चेक करना है। अब चेक करना चाहे कोई भी सिस्टम हो वो चेकिंग करना ही रहेगा, तो इसी कारण जो आपका स्कोप है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो चेंज नहीं करता है, उसको करने का तरीका जरूर चेंज हो जाता है। However, in view of the computerization in general, the insurance industry in particular, auditor has familiarized himself with the IT environment in insurance companies. He should gain an understanding to workflow of various important transaction की, हर एक ट्रांजेक्शन का है वो कैसे वर्कफ्लो होता है। ऑडिटर को इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, मतलब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि ठीक है इनिशियली जब एजेंट है वो रिक्वेस्ट कैसे करता है, कैसे वो पॉलिसी जनरेट करता है, कैसे वो यूजर की इन्फॉर्मेशन फिल करता है, कैसे वो पेमेंट को इंश्योर करता है, उसके बाद में उसका रिस्क ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, कैसे इसको एनालाइज किया जाता है, कैसे सारी चीज़ें निकल के आती है। ओके, और लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तक जाते जाते वो कैसे इंक्लूड होता है। तो ऑडिटर सिलेक्ट करेगा कुछ ट्रांजेक्शन को जो कि ईच टाइप के होंगे एंड ट्रेस करेगा थ्रू द सिस्टम, यानी कि आइडेंटिफाई करेगा कि उसकी ऑडिट ट्रेल क्या है। ये उसको हेल्प करेगी इन नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग द फ्लो बल्कि साथ साथ में मैनर ऑफ प्रोसेसिंग भी उसको पता चलेगा। इट विल आल्सो प्रोवाइड हिम एविडेंस एज टू वेदर द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आर करेक्ट और नॉट। जो ऑडिटर है वो सेटिस्फाई होंगे अबाउट द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ IT सिस्टम। He may limit the extent of his checking of transaction in so far as those aspects are concerned. Okay, auditors should seek a written representation from the management about any changes in the IT system that have taken place during the year. Where different systems have been in operation during the year, auditor should separately examine करेगा and efficacy of each such system और उन सब की efficacy को भी देखेगा। Okay, auditor should also obtain a written representation from the management कि there have been no changes in the system, कि सिस्टम में ड्यूरिंग द ईयर है वो कोई चेंज नहीं हुए हैं, तो उनके प्रॉपर लॉग्स हैं, सब कुछ है और उनका कुछ भी डिलीट नहीं किया हुआ है, ये चीज़ इंश्योर करेगा। अब बात करते हैं कि टैक्स ऑडिट के बारे में क्या बोलता है। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी इंश्योरेंस कंपनीज, ये है नेसेसरी है। ओके, मतलब ये इंपॉर्टेंट है टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ओके, टैक्स ऑडिटर है वो अपॉइंट किया जाएगा कंपनी के द्वारा, अपने आप इटसेल्फ अपॉइंट करेगी और वो कैसे करेगी, बोर्ड के द्वारा रेजोल्यूशन पास होके करेगी। ओके, वो MD या MC चेयरमैन कर सकता है। यह फिक्स करेगी सेपरेट रेम्यूनरेशन ऑडिटर के लिए इस बिहाफ में। जो टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट का फॉर्मेट होगा वो फॉर्म 3CB होगा। ओके, टू प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर वुड हैव टू बी गिवन इन द फॉर्म 3CD इन अकॉर्डेंस विद द रूल 60 ऑफ द इनकम टैक्स रूल। अब इन एडिशन जो ऑडिटर है वो फैमिलियराइज करेगा अपने आप को विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44, यानी कि यहाँ पे ऑडिटर को सेक्शन 44 के प्रोविजन से क्या करना पड़ेगा, फैमिलियराइज, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के हैं,
जिसके अंदर मेनली जो बात की गई है वो टैक्स ऑडिट की बात की गई है। ओके, अब स्पेसिफिक कंट्रोल प्रोसीजर्स है वो आपको लगानी पड़ेगी रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की जो ऑडिट होती है उसके रिगार्डिंग है आपको स्पेसिफिक कंट्रोल प्रोसीजर्स है वो यहाँ पे लगवानी पड़ेगी। क्या लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है इन इंडिया हैज़ विटनेस्ड वेरिड प्रोडक्ट डिज़ाइन ड्यूरिंग लास्ट 5 डिकेड्स। पिछले 5 डिकेड्स के अंदर उनको बहुत काफ़ी डिज़ाइन रहा है। बेस्ड ऑन द पेक्यूरियलिटीज इन्वॉल्व लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो ब्रॉडली कैटेगराइज की जा सकती है एज फॉलोज। अब देखो यहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के पार्ट बता रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में जानने का नॉलेज मिल रहा है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझना है। सी यहाँ पे कुछ मेन टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं वो सारे टाइप है यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ 1 by 1। ओके, तो देखो सबसे पहले आता है टर्म प्रोटेक्शन। टर्म या प्रोटेक्शन यानी कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस है वो ट्रेडिशनल फॉर्म है। सबसे पहले क्या है, ट्रेडिशनल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का। यह जनरली टेक्स केयर ऑफ प्योर इनकम। ओके, प्योर इनकम रिप्लेसमेंट है नीड्स रेदर देन कैपिटल एप्रिसिएशन रिक्वायरमेंट। यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं किया जाता है बल्कि प्योर इनकम अप्रोच फॉलो किए जाते हैं। इसके अंदर कवर किया जाता है पॉलिसी होल्डर को फॉर स्पेसिफिक पीरियड के लिए एंड पे किया जाता है डेथ बेनिफिट ओनली। ओके, मतलब यहाँ पे सिर्फ डेथ बेनिफिट है कि आपको जब भी डेथ होगी ना तब आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड 20 साल की पॉलिसी है, उस बीच में अगर आप कभी भी डेथ हुई तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपको कोई नहीं मिलेगा। ये टर्म या प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन एक तरह से इंडोमेंट, ये आपकी क्या बोलते हैं, ये सिर्फ आपको डेथ बेनिफिट देता है। ओके, तो ये नहीं है कि आपको फिर यहाँ पे वापस से मैच्योरिटी बेनिफिट मिलने वाला है, वो नहीं होता इसमें। अब उसके बाद में होती है ये क्या आती है हमारी टर्म या प्रोटेक्शन वाली। दूसरी रहती है अपनी इंडोमेंट या प्योर इंडोमेंट। तो ये जो पॉलिसीज होते हैं ना वो कवर करती है रिस्क फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड एंड एट द एंड ऑफ द पॉलिसी द सम अश्योर्ड इज पेड बैक। तो जो भी आपने सम अश्योर किया था ना वो भी आपको पे बैक कर दिया जाएगा पॉलिसी होल्डर को, अलॉन्ग विद जितने भी बोनस है ना उन सब के साथ में जो भी उन्होंने एक्यूमुलेट किया ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म के अंदर उन्होंने जो भी एक्यूमुलेट किया है तो उसके अंदर फिर अब वो उनको रीपे हो जाएंगे। अब थर्ड बात करते हैं हम मनी बैक प्लान की। तो मनी बैक पॉलिसीज है वो टाइप ऑफ इंडोमेंट पॉलिसीज होती हैं, मतलब कि अगेन ये इंडोमेंट पॉलिसीज का ही टाइप है, एक इसी का पार्ट है ये एक। ओके, विच प्रोवाइड्स periodic payments of partial benefits during the terms of the policy so long as the policy holder is alive। तो जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा है तब तक इसको बेनिफिट दिया जाएगा। peculiar nature of these policies is that in event of that कि अगर आपकी डेथ हुई at any time during policy term तो death claim would comprise of full sum assured। तो जो भी full sum assured है वो आपको मिल जाएगा बिना किसी डिडक्शन के ऑफ द सर्वाइवल बेनिफिट अमाउंट्स। जो बोनस है वो कैलकुलेट किया जाता है ऑफ द सम एश्योर्ड, जो हम एश्योर किया आपने उसके ऊपर बोनस कैलकुलेट किया जाता है। तो ये मनी बैक प्लान होता है। देन आता है होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या बोलता है, यह कवर करता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन। तो जो भी उसकी लाइफ टाइम है उसकी पर्सन की उसको कवर करता है। अनलाइक द इंडोमेंट प्लान, यानी कि इंडोमेंट प्लान को जैसे नहीं है ये, यहाँ पे कोई भी मैच्योरिटी वैल्यू आपको नहीं होती है, डू नॉट कैरी एनी मैच्योरिटी वैल्यू एंड सम एश्योर जो भी है वो पे किया जाएगा टू द फैमिली इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ। अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की तो फिर उसके केस में फैमिली को आप क्या कर दोगे, पे कर दोगे। ओके, मतलब लाइफ टाइम तक है, आप जब भी मरोगे ना तब मिल जाएगा, बट मिलेगा किसको, फैमिली को ही। ओके, तो ये होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं, मतलब इस पर एक चीज़ इंश्योर है कि आपकी डेथ होनी है। ओके, अब बात करते हैं यूलिप। यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है वो ऐसे इंश्योरेंस प्लान है जहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिसी है वो चेंज होती है एज पर द अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट एसेट। तो जो भी आपकी अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट एसेट है उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू चेंज होती है। यह अलाउ करती है प्रोटेक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट। तो आपको प्रोटेक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है इन्वेस्टमेंट की। जो प्रीमियम आपने पे किया है वो यूज़ किया जाता है फॉर द परचेज ऑफ यूनिट्स इन इन्वेस्टमेंट एसेट। की इन्वेस्टमेंट एसेट में आपने जो भी परचेज की यूनिट्स की उसके ऊपर डिपेंड करता है। पेंशन और रिटायरमेंट प्लान्स क्या होते हैं, ए पेंशन प्लान है वो रिटायरमेंट सॉल्यूशंस होता है जहाँ पे पॉलिसी होल्डर क्या करता है, डिसाइड करता है एज क्या होगी उसकी रिटायरमेंट की एंड एग्री करता है कि वो तब तक प्रीमियम पे करेगा और उसके बाद में फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसको पेंशन पे करेगी हर महीने के महीने। ओके, उसके बाद में आती है एन्युटी। एन्युटी है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे इंश्योरर है वो रिटर्न के अंदर पेमेंट रिसीव करता है एट ए रेगुलर इंटरवल के ऊपर। मतलब कि मान लो 5-5 साल पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एन्युटी मिलती जाएगी, तो रेगुलर इंटरवल पे आपको पे वो सम मिलेगा।
और ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है, यह एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल को इंश्योर किया जाता है, जैसे सोसाइटी, एम्प्लॉय या फिर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल, कॉमन ग्रुप एक्सेट्रा को। और बहुत सारी अदर प्रोडक्ट भी हैं, तो कोई अंत ही नहीं है। तो ये सारा हमारा था, पहले टर्म्स या प्रोटेक्शन हो गया, देन इंडोमेंट या प्योर इंडोमेंट हो गया, देन मनी बैक प्लान, फिर होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं, फिर यूलिप होते हैं, फिर पेंशन और रिटायरमेंट फंड होता है, फिर एन्युटीज होती है, ग्रुप इंश्योरेंस होते हैं, अदर्स होते हैं। ओके, अब मेन पार्ट चालू होगा जो कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करने वाले हैं। ये वाला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, जहाँ पे मैं पूरा का पूरा है। नेक्स्ट वाला वीडियो काफ़ी थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन ये वाला बेसिक था, मैंने यहाँ तक 7 पॉइंट मोस्टली कवर करा दिए। अब 8वां और 9वां 2 ही पॉइंट बचे हैं। 8वें के अंदर पूरे किसके बात होती है, इंश्योरेंस कंपनीज की। शेड्यूल ए है, शेड्यूल ए किसके ऊपर था, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के हैं, उनके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। तो वो सारा अपन को डिस्कस करना है अभी यहाँ पे। बैलेंस शीट, पीएनएल क्या होने वाला है, प्रीमियम, एक्विजिशन कॉस्ट, एक्चुरियल वैल्यूएशन, कैसे वैल्यू होती है प्रॉपर्टीज़ की, इन्वेस्टमेंट की, डेप्ट सिक्योरिटीज़, इक्विटी सिक्योरिटीज़, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, इन सब की वैल्यूएशंस कैसे होने वाली है, क्या क्या चीज़ें